नमस्कार सभी को। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़ारिया और हम पढ़ रहे हैं FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसके हमने 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देखिए। आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं FCFS के डिसएडवांटेज क्या है। तो एक ये इम्पोर्टेंट ये है कि कॉन्वॉय इफेक्ट होता है FCFS का डिसएडवांटेज। देखिए, FCFS का एडवांटेज तो है ही है कि वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत सिंपल होता है और क्यू इम्प्लीमेंटेशन होता है FCFS के अंदर। अगर रेडी क्यू के अंदर कोई प्रोसेस पहले आया तो रनिंग क्यू के अंदर उसको क्या करेंगे, पहले भेजेंगे। ठीक है, रेडी क्यू के अंदर कोई प्रोसेस अगर पहले आया रेडी क्यू के अंदर तो उसको रनिंग क्यू के अंदर मतलब CPU के पास पहले भेजेंगे। FCFS का सीधा सा कंसेप्ट है। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। और कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है, काफिला। ठीक है, कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है, काफिला। और इफेक्ट को हम इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डिफरेंस के थ्रू। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और मैंने आपको सॉल्व करना बता रखा है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम ग्रैंड चार्ट बनाएंगे। तो देखिए, इसका ग्रैंड चार्ट बनाते हैं हम। सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे और FCFS के अंदर हम क्या ध्यान देते हैं, अराइवल टाइम के ऊपर। तो देखिए, 0 टाइम में कौन सा प्रोसेस आया, P1। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे P1। और एग्जीक्यूट होने में इसको कितना टाइम लगा, 25 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 क्लॉक के ऊपर 2 प्रोसेस आए। देखिए, प्रोसेस 2 भी आया, प्रोसेस 3 भी आया और इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैंने बोला था जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपको क्या, प्रोसेस नंबर की ID चेक करना है, सिक्वेंशियली देखना है। ओके, ऊपर से सबसे पहले कौन है। तो देखिए, P2 पहले आया, ओके ना, फिर P3 आया। या जिसका ID नंबर कम होगा वो पहले आया, जिसका ID नंबर ज़्यादा होगा वो बाद में आया। ठीक है, तो P2 पहले आया है तो उसको एग्जीक्यूट होने में 3 यूनिट बस टाइम लगा है। तो 25 + 3 क्या हो जाएगा, 28। उसके बाद आया P3, इसको 1 यूनिट टाइम लगा है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 29। ओके, तो इसका कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं हम। P3 को कंप्लीशन टाइम कितना है, 29। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 28। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 25। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सिंपल है और अपन 3 एग्जाम्पल कर रखे हैं। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो देखा होगा, तो भी मैंने अभी आपको बता दिया यहाँ पे। फिर देखिए, इसके अंदर वापस नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसका ग्रैंड चार्ट देख लेते हैं हम। 0 के ऊपर अब देखिए अराइवल टाइम देखेंगे हम। इसके अंदर 0 के ऊपर सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया। तो देखिए 0 के ऊपर 2 प्रोसेस आए हुए हैं, P2 और P3। ओके, ठीक है ना, 0 के ऊपर 2 प्रोसेस आए हुए हैं, P2 और P3। तो सीक्वेंशियली हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा है। तो ऊपर से देखेंगे तो P2 पहले आया। ओके, तो P2 को पहले लिखेंगे, P2 कितने यूनिट चला, P2 3। फिर कौन आया, P3 कितने टाइम चला, 1। ये क्या हो गया, 4। ठीक है, और उसके बाद 1 के ऊपर कौन आया, प्रोसेस P1। ठीक है, और ये कितने यूनिट चला, 25। तो टोटल कितना हो गया, 29। समझ में आ गया आपको, मेरे ख्याल से सिंपल है। अब इनका कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले कंप्लीशन टाइम पीछे से चलते, मैंने बताया था P1 ने कंप्लीट कब किया, 29 यूनिट टाइम पे। P3 ने कब कंप्लीट किया, 4 यूनिट टाइम पे। और P2 ने कब कंप्लीट किया, 3 यूनिट टाइम पे। ओके, और अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से इनका टर्न अराउंड टाइम निकाल देंगे। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं पुट कर रहा हूँ अंदर और ये वैल्यू कैलकुलेट करके रख रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके, तो देखिए मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है। आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। कंप्लीशन टाइम निकाला, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला ये है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और ये आपको इसके अंदर रखना है। तो 25 - 0 गए तो 25, 28 में से 1 गया तो 27, 29 में से 1 गया तो 28। ठीक है, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 25 में से 25 गए तो 0, 27 में से 3 गए तो 24, 28 में से 1 गया तो 27। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैंने वेटिंग टाइम निकाला है तो टोटल आ रहा है 51। और इसका जब एवरेज निकालेंगे तो वेटिंग टाइम क्या आएगा, 51/3।
ओके, क्योंकि 3 प्रोसेस लिए हैं ना हमने, तो 51/3। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो गया, ये क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम। फिर देखिए नेक्स्ट के अंदर सिंपल कैलकुलेशन किए मैंने वापस, तो वेटिंग टाइम 6 आया, और सेकेंड वाला जो एग्जांपल है उसका वेटिंग टाइम क्या आया, एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ गया, 2। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इस प्रोसेस, ये जो एग्जांपल है फर्स्ट वाला, उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है सेकेंड वाले के कंपेयर के अंदर। ओके, तो देखिए आखिर ये वेटिंग टाइम के अंदर डिफरेंस क्यों आया। इस सेम एग्जांपल लिया हमने, इन तीनों प्रोसेस का बर्स्ट टाइम भी सेम है, तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के अंदर 17 यूनिट टाइम लगा, जबकि इन तीनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 2 यूनिट टाइम ही लगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस क्यू के अंदर पहले आ जाता है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए P1 को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया है हमने, ओके, क्योंकि और इसका बर्स्ट टाइम देखिए बहुत ज़्यादा है। फिर देखिए P2 और P3 का बर्स्ट टाइम कम है और इनका नंबर आया बाद में, उसके कारण क्या होगा, ओवरऑल सिस्टम का जो वेटिंग टाइम था वो क्या बढ़ गया। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे कि P2 और P3 पहले एग्जीक्यूट हुए, वो प्रोसेस जिनका बर्स्ट टाइम कम है, और जबकि वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ। तो क्या हुआ, ओवरऑल सिस्टम का जो वेटिंग टाइम था वो क्या था, घट गया। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वे इफेक्ट। मतलब कॉन्वे का मतलब क्या होता है, काफिला, P1 क्या लेके चल रहा है, अपने साथ काफिला लेके चल रहा है बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो सॉरी यार डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो देखिए ऐसा प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर वो प्रोसेस प्रायोरिटी के अंदर या क्यू के अंदर सबसे पहले आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल सिस्टम का वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर हम उस प्रोसेस को बाद में रखें, और जो ऐसे प्रोसेस जिनको एग्जीक्यूट होने के अंदर कम टाइम लगता है या जिनका बर्स्ट टाइम कम है, जैसे P2 और P3, अगर उनको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो ओवरऑल सिस्टम का वेटिंग टाइम क्या होगा, घट जाएगा। तो FCFS का एक डिसएडवांटेज है कॉन्वॉय इफेक्ट। तो अब इस इफेक्ट को सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर हम वो प्रोसेस जिनका बर्स्ट टाइम कम है उनको हम क्यू के अंदर पहले एग्जीक्यूट कराएं, ठीक है, तो कॉन्वॉय इफेक्ट अवॉइड हो सकता है या हट सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मतलब वो प्रोसेस जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए कम टाइम लगता है उनको हम क्या करेंगे, जल्दी प्रोसेस कराएंगे, ठीक है। तो FCFS के बाद नेक्स्ट जो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। थैंक यू।